गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रीजन एसोसिएशन में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो हमने इससे पहले कुछ सीरीजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्रॉपर तरह से कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करके आपको समझा कर इन चीजों को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, और इसी बहाने आपका रीजन एसोसिएशन का डर भी प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर डुअल नेचर का। तो चलिए शुरू किया जाए जल्दी से अपने डुअल नेचर के चैप्टर को और पहले सेशन को पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए अपने फर्स्ट असर्शन पे आ गए हैं और हमारे फर्स्ट असर्शन में लिखा हुआ है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव spread in their kinetic energies। मैं से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमैटिक light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energies। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझते हैं आप। देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट से, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है भाई? सिंगल कलर की लाइट होती है। ठीक है, सिंगल कलर होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। ओके, अब जब ये लाइट इंसिडेंट होगी किसी ऑन अ मेटल सरफेस पे, तो इसका जो स्प्रेड होगा, थोड़ा बहुत जो स्प्रेड होगा, वो कह रहे हैं वो मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जैसे ही आपने कोई फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट किया तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जब इमिट आउट होगा और बाहर आएगा तो कुछ बहुत एनर्जी भी शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे आइंस्टीन की इक्वेशन लिख कर दूं, तो आइंस्टीन की इक्वेशन में क्या है कि जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करता हूँ हमारे मेटल सरफेस पे, वो थोड़ी सी यूज हो जाती है वर्क फंक्शन में और बाकी बची हुई मुझे मिलती है काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब हमारा असर्शन वाला पार्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। जरा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो। रीजन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है रीजन में द एनर्जीज ऑफ अ electron emitted from inside metal surface is lost in the collision with other atoms in the metal। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बाहर आना चाहता है। जब ये बाहर आना चाहता है तो रास्ते में क्या होते हैं? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन में इसका इससे कोलिजन, इससे कोलिजन, इससे कोलिजन, और देन जाके ये सरफेस से इमिट आउट होता है। तो एमिशन में ही जो ये एनर्जी लूज कर देता है, वो हम काउंट कहाँ कर लेते हैं? आपके वर्क फंक्शन में काउंट कर लेते हैं। अब जो एनर्जी बच गई है, अगर बची है तो, अगर नहीं बची है तो ये सरफेस पे आकर रुक जाएगा, और अगर बच गई है तो काइनेटिक एनर्जी शो करके बाहर आएगा। यानी असर्शन सही है, रीजन सही है, और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। आपको पता है कि किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गेट इट? ओके, वेरी गुड। तो चले बढ़े आगे। असर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फील्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी हमें मिली थी वो लाइट की, वो फेल होती है क्या एक्सप्लेन करने में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में फेल होती है। अब बात करूं क्या ये सही है? तो बिल्कुल समझते हैं क्या ये सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताती क्या थी? लाइट का कौन सा नेचर? वेव नेचर। और अगर वेव नेचर के अकॉर्डिंग मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने जाऊं, एक्सप्लेन करने जाऊं, तो इसका सबसे बड़ा जो अगर मैं कहूं ड्रॉबैक है, तो वो हो जाता है इसका टाइम लैग। क्या हो जाता है? इसका टाइम लैग। इनके अकॉर्डिंग जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने में उसे कम से कम कुछ साल लगेंगे या फिर कुछ महीने लगेंगे। और आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये किस पे ज्यादा फोकस देती है, किस पे ज्यादा जोर डालती है? दैट इज द वेव नेचर ऑफ द लाइट। गेट इट? ओके, अब हम आते हैं इसके रीजन पे। रीजन में क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। बिल्कुल सही कहा। हम इसे तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी बीम्स लाइट आ रही हैं, जो हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं, वो क्या है? पार्टिकल नेचर के हैं, और इनके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है। तभी ना जाके हम इस इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से शो कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी पहली बात है वो भी सही है, दूसरी बात है वो भी सही है, और अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो
अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो ये हमें नहीं मिल रहा है। दोनों ने अपनी बात सही कही है पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। हमारा अगला सेशन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। फिर से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है? जस्ट तुरंत, कुछ ही टाइम के अंदर ऐसा हो जाए। क्या ऐसा होता है? क्या ये प्रोसेस ऐसा होता है जैसे ही हम किसी मेटल सरफेस पे कोई फोटोन, ठीक है, इंसिडेंट करते हैं, आपने देखा है वो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही इमिट आउट होता है। कितना टाइम लैग होता है? तो ये जो टाइम लैग होता है 10⁻⁻8 सेकंड की रेंज का होता है। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, इतनी स्पीड से काम होता है। इसका मतलब इंस्टैंटेनियस प्रोसेस तो है। ओके, अगर इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है तो रीजन पे आते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल टाइम लैग 10⁻⁸ सेकंड बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ही गैप है कि लाइट इमिट हुई, सरफेस पे पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उसके बीच में केवल 10⁻⁸ सेकंड का ही गैप है। रीजन सही है, असर्शन सही है और एक्सप्लेन करने में भी ये कामयाब रहे, तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? ए के साथ जाओगे। गेट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चले नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट असर्शन को। ओके, थ्रू लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी is incident on a metal, the energies of emitted photoelectrons are different. कह रहे हैं कि अगर मैं किसी सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल पे इंसिडेंट करूं तो जो एनर्जीज होंगी किसकी? एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिफर होंगी। क्या होंगी? वो डिफर होंगी। तो चलो अब बात समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस आ गई। मान लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करके हमने मेटल सरफेसेस ली। तो आपको पता है कि अगर कोई रेडिएशन हुआ है, कोई लाइट इंसिडेंट होके आई है, ठीक है, अगर वो इसे और इससे और फिर इसे, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है, अगर वो इन तीनों पे पड़ तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा? सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसमें लगने वाला है? तो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन हमारे थर्ड में लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर 1 पे लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने एक सेम सिंगल फ्रीक्वेंसी तो डाली, बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट आउट हुए, ये भी सही है, लेकिन जो सबकी एनर्जी वो अलग अलग। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? जिसमें ज्यादा वर्क फंक्शन लग गया, अगर मैं अपने आइंस्टीन की इक्वेशन पे आता हूँ तो वो लिखी होती है भाई hv0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर तुमने वर्क फंक्शन ज्यादा यूज किया, देखो ये तो ई फिक्स है, अब आपने एच वी नॉट को ज्यादा यूज किया, ऐसी कंडीशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जिस मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा यूज हो गया है, उसने ज्यादा एनर्जी कोलिजन में लॉस कर दी नीचे से आने में, तो वो थोड़ी सी ही काइनेटिक एनर्जी शो कर पाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब जो हमारा एसर्शन है वो क्या है? करेक्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किधर? रीजन की तरफ। द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद अदर एटम्स इन द मेटल। देखो, यही बात हो रही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होकर आ रहा है वो अपनी एनर्जी को नीचे कोलिजन में लॉस कर दे रहा है। इस वजह से जब वो बाहर निकलता है तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी को शो करके देता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, रीजन करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और अगर दोनों चीजें करेक्ट और एक्सप्लेन भी कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर हम किसका जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ओके, क्लियर? आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, चलो शुरू कर। क्या लिखा है असर्शन में? फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, ऐसी कंडीशन में जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट है वो भी इंक्रीज कर जाना चाहिए। और समझते हैं इस बात को। देखो, मैं तुम्हें क्लैरिटी के साथ दो चीजें पहले बता देता हूँ। हमारी जो करंट आई होती है, ठीक है, ये बनती किससे है? ये बनती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यानी नंबर ऑफ चार्जेस से। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होके आते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें करंट बनानी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनानी है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे। अब ये जितने एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधे सीधे डिपेंड करते हैं आपकी इंटेंसिटी। क्या बात समझ में आई?
क्या बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंटेंसिटी आई चूज की और उस इंटेंसिटी पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है, 100 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो करंट भी 100 की ही बनेगी। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू की इस इंटेंसिटी पे इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं तो उससे बनने वाली करंट क्या कहलाती है? सैचुरेशन करंट कहलाती है। क्या ये बात समझ गए? ओके, अब ये तो बात फिक्स हो गई। अब हम कह रहे हैं कि अब क्या इंक्रीज करने वाले हैं? हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने वाले हैं। मान लो कि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। अब ये फ्रीक्वेंसी का काम जानते हो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर्स को इंक्रीज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है उनकी एनर्जी को। यानी जो इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी पहले से ज्यादा होगी अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 है तो 100 ही रहेंगे, बस उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, वो और स्पीड से बाहर आएंगे। तो क्या ज्यादा स्पीड से बाहर आने से इलेक्ट्रॉन के नंबर पे कोई चेंज आया? नहीं आया। अगर नंबर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो इस टाइम पे रॉन्ग हो गया। समझ गए बात को? चलो रीजन को पढ़ते हैं, अगर रीजन सही है तो फिर आगे बढ़ेंगे। रीजन क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि फोटोन की एनर्जी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ऐसा होगा, लिक और करंट भी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि करंट क्यों नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा? करंट नहीं बढ़ेगी क्योंकि नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो रीजन भी सर आपका रॉन्ग हो गया है। अगर दोनों चीजें एक साथ रॉन्ग हो जाती हैं तो आप ऑप्शन नंबर, बढ़िया वाले ऑप्शन नंबर के साथ जाते हो, उसका नाम होता है डी। गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, लिखा हुआ है हमारे नेक्स्ट सेशन में, लिखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स इज इंक्रीज्ड, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट। मतलब हम ये ले लिया हमने कोई एक प्लेट, ठीक है, और इस प्लेट पे अभी थोड़ी देर पहले मैं यहां से लाइट को इंसिडेंट कर रहा था, और इनके अकॉर्डिंग अगर मैं उस सोर्स को थोड़ा दूर कर देता हूं, अब वहां से लाइट इंसिडेंट करता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आप स्टॉपिंग पोटेंशियल जानते हो क्या होता है? आर यू नो कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो गया कि ये देखो मेरे पास ये दो प्लेट हो गई, है ना? इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होके आ रहा है और इस प्लेट पे पहुंचा, तो इस प्लेट को हम स्टार्टिंग में क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन अच्छे से आ रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना आए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल जो क्या करता है? हमारी करंट को जीरो तक लेके जाता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब अगली प्लेट पे पहुंचेगा नहीं तो करंट भी नहीं बनेगी। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक देता है। इसे बोलते हैं हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए बात को? जहां पे करंट हमारी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा कुछ चेंज करता हूं तो मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? अब समझते हैं ऐसा क्यों होगा, वो समझते हैं। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में, इलेक्ट्रॉन्स को फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपने कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगाया और सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए और करंट की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फिर से मेरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। समझना, इसी पे फिर से मैं अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा दूं, तो मैं पता है क्या इंक्रीज करता हूं? मैं इंक्रीज करता हूं फ्रीक्वेंसी। पता है इससे क्या होगा? जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा इलेक्ट्रॉन दोबारा उस प्लेट पे पहुंचना शुरू कर जाएंगे और फिर से करंट बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी ने ऐसा क्या किया? तो फ्रीक्वेंसी ने क्या किया है समझना, फ्रीक्वेंसी ने इंक्रीज कर दी है उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो उसके रिपल्सिव फोर्स को ब्रेक करके अंदर एंटर कर जाएंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? ओके, ठीक है। यानी कुल मिला के जो खेल है वो फ्रीक्वेंसी का है। अगर फ्रीक्वेंसी पे चेंज आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, और फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो अपने असर्शन पे फिर से आओ। अगर मैं डिस्टेंस को दूर करूंगा, अगर मैं डिस्टेंस को दूर करूंगा, तो क्या ऐसी कंडीशन में मेरी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज आएगा? नो सर, आंसर है नो। कोई चेंज फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो उससे जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा इंटेंसिटी पे। अगर पहले इंटेंसिटी आई थी तो अभी जो इंटेंसिटी दूर जाने पे है वो फॉर एग्जांपल आई बाई टू हो गई। अगर इंटेंसिटी मेरी आई बाई टू हो गई है, इंटेंसिटी अगर मेरी डिक्रीज करेगी तो जो नंबर्स हैं वो भी क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। तो नंबर्स डिक्रीज करेंगे तो मेरी क्या डिक्रीज कर जाएगी? करंट डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं डिक्रीज करेगा।
क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और सोर्स की डिस्टेंस बढ़ाने घटाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? इसलिए हमारा जो असर्शन है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन, सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज, कह रहे करंट डिक्रीज कर जाएगी, सैचुरेशन विल करंट डिक्रीज, सॉरी सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज। क्या ऐसा होने वाला है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। क्या हमारी करंट डिक्रीज करी? बिल्कुल, देखो हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। तो इसका मतलब हम किधर जाएं सर? रीजन को भी सही कर दें। क्या रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं लग रही सर। अगर ऐसी बात नहीं लग रही तो किस ऑप्शन के साथ चलेंगे? हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और हमारा नेक्स्ट असर्शन क्या है? चलो पढ़ा जाए ध्यान से देखकर। क्या लिखा है? द फोटोन्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। जो फोटॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स का बिहेव रखते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फोटॉन्स क्या रखते हैं? पार्टिकल का बिहेव रखते हैं। 100% मोमेंटम कैरी करता है भाई वो। एक मोमेंटम p इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये कैरी करता है तभी तो, यानी असर्शन तो सर करेक्ट हो गया। अब चलो आ जाओ अपने जरा रीजन पे। तो रीजन क्या कहना चाह रहा है? रीजन कहना चाह रहा है इफ E एंड P आर द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन देन P इज इक्वल टू ई इंटू सी। अब ये जो बात है इस बात को हमें पहले चेक करना पड़ेगा। E फॉर एनर्जी और P फॉर मोमेंटम, तो रिलेशन क्या ऐसा आएगा या नहीं आएगा? चलो आओ समझते हैं, शुरू करते हैं। देखो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एच बाई पी होता है। अगर मैं यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालूं तो P इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, एच बाई लैम्डा। ठीक है, अब मैं किसी फोटोन की एनर्जी लिखने जा रहा हूँ तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने एच लैम्डा किनारे कर दिया और मल्टीप्लाई में कर दिया है सी। तो अब जरा समझिए, अगर मुझे ई की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा, पी की वैल्यू एच बाई लैम्डा, तो तो अगर मैं P में, समझना मेरी बात, अगर मैं P में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, C से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी C से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। यानी यहाँ जो रिलेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था, E इज इक्वल टू P इंटू सी, ये होना चाहिए था। और यहाँ पे जो रिलेशन वो जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, E इंटू सी लिखा हुआ है। E में अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो एच सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ गए? तो रीजन तो मेरा रॉन्ग हो गया। अगर मेरा रीजन रॉन्ग हो गया है और पहला असर्शन सही है तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा और ज्यादा को अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जितने भी हमने वीडियोस किए हैं, अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि अब तो असर्शन बहुत हल्के हल्के लगने शुरू हो गए, है ना? और अगर हम सारे चैप्टर के असर्शन कर पाएंगे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ आप बैठिएगा कि सारे असर्शन आप सही करोगे। गेटिंग? 4 नंबर की बात है, ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं। चल, असर्शन फॉर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन वी नॉट, इसका मीनिंग क्या होगा? वी नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हो किसी इंटेंसिटी आई से, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तभी इमिट आउट कर पाएगा जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। और अगर नहीं हुई तो आपका एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम अपने रीजन पे, पढ़ते हैं अपने रीजन को। रीजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, जितने ज्यादा एनर्जी क्वांटा अवेलेबल होंगे, ग्रेटर, समझिएगा, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट द मेटल। बिल्कुल बात सही है। पर सेकंड जितने ज्यादा फोटोन सरफेस पे गिरेंगे, क्या होता है कि एक फोटोन सीधे एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और वो उसको इमिट आउट करा के बाहर ले आता है। फिर अगला फोटोन, तो जितने ज्यादा पर सेकंड सरफेस पे हमें फोटोन मिलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होंगे, इमिट आउट होंगे। और जितने ज्यादा इमिट आउट होंगे उतनी ज्यादा करंट मुझे मिलेगी। यानी हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और इंटेंसिटी बढ़ाने से हमने करंट को बढ़ा दिया है। तो हमारा रीजन भी करेक्ट हो गया है, असर्शन भी करेक्ट हो गया। और जब दोनों बातें सही होती हैं तो आपको खुशी खुशी किस ऑप्शन के साथ जाना होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होता है। ओके, बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। पढ़ा जाए, चलो क्या लिखा है सेशन में? इलेक्ट्रॉन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे हैव मास
सेम काइनेटिक एनर्जी, इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया है और बोला है इलेक्ट्रॉन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब जरा इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं चलता हूँ एक फॉर्मूले, क्योंकि इन्होंने बीच में काइनेटिक एनर्जी दी थी, अदरवाइज हम ऐसे भी बात कर सकते थे। हम कह देते भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एच बाई पी होता है, और एच बाई पी का मतलब पी मतलब एम इन टू भी होता है। तो यहाँ से जो वेवलेंथ है लैम्डा दिख रही है वो सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ डी ब्रोगली से, तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास आ जाएगी। अभी काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसके लिए मास जितना ज्यादा कम होगा लैम्डा की वैल्यू उसके लिए उतनी ज्यादा होगी, और मास जितना ज्यादा बढ़ेगा लैम्डा उतना डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्मॉलेस्ट की जगह क्या हो जानी चाहिए थी, मैक्सिमम हो जानी चाहिए थी। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड किया गया, तो मैं इस टर्म में थोड़ी काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करना चाहूंगा। क्या बात समझिए? आ जाओ, चलो मैं सीरियस कर रहा हूँ। अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे ऐड करता हूँ, देखिएगा। मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है 2m के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले में, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी का मतलब हो गया 2m के। ठीक है, अब अगर मैं सबके लिए के की वैल्यू को सेम रख दूं, पहली भी दूसरी भी तीसरी सबकी सेम रख दूं, तो ऐसी कंडीशन में फिर से देखो मेरा जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट मास आ गया है, आ गया। अब इसमें m की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में फिर से मेरा असर्शन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अगर मेरा असर्शन रॉन्ग हो गया है तो आ जाओ रीजन पढ़ते हैं। रीजन में कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास, यानी मेरा जो रीजन है सर ये तो करेक्ट हो गया। यानी इस कंडीशन में अब मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊं, ये तो थोड़ा अजीब हो गया भाई। ए आपका रॉन्ग है और आर आपका करेक्ट है। ठीक है, ये बात आप समझ लो, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास फिलहाल, इसका आंसर यही है। गेटिंग गेट इट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही से डिजाइन नहीं किया गया, हल्का फुल्का सही डिजाइन होता तो हम सही जगह पहुंच जाते। क्लियर है? आपने सॉल्व कर लिया, आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे, पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या लिखा है, फोटो सेंसिटिविटी ऑफ अ मेटल इज हाई इफ इट्स वर्क फंक्शन इज स्मॉल। क्या कह रहे हैं सर ये कह रहे हैं कि जो फोटो सेंसिटिविटी होती है किसी मेटल की वो बहुत हाई होगी अगर उसका वर्क फंक्शन कम। व्हाट डज इट मीन्स? डज इट मीन्स का मतलब सर ये हुआ कि अगर अगर कोई लाइट आई सरफेस पे पड़ी, ठीक है, कोई लाइट आई और कहाँ पड़ी, सरफेस पे, और जैसे ही सरफेस पे पड़ी इलेक्ट्रॉन बढ़िया जल्दी से निकल के आ गया। ठीक है, फिर उसी की बजाय मैं क्या कह रहा हूँ, एक और मेटल लेता हूँ और सेम वही एनर्जी यहाँ पे, सेम वही एनर्जी को मैं यहाँ रेडिएट करूंगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। तो अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और फिर जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आता है। मतलब ये इस मेटल से और इस मेटल से दोनों से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, लेकिन इस मेटल में थोड़ी एनर्जी में काम हो जा रहा है। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देता हूँ तुरंत क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करते हैं। लेकिन ये एनर्जी तुरंत देने पे इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं करता। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा सेंसिटिव है, कौन ज्यादा लाइट का सेंसिटिव हुआ? पहली मेटल। जैसे ही थोड़ी सी फोटो सेंसिटिव, फोटो चार्ज, ऐसे समझो कि क्या कहते हैं कि फोटॉन्स थोड़े से टच हुए नहीं तुरंत बाहर, फोटॉन्स थोड़े से टच हुए नहीं तुरंत बाहर, तो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा हुई? पहले वाले की ज्यादा हुई। तो अगर पहले वाले की ज्यादा हुई तो हमारा एसर्शन क्या हो गया सर, प्रॉपर करेक्ट हो गया। अगर वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन कम होगा तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। थोड़ी सी एनर्जी में काम हो गया मतलब वर्क फंक्शन भी कम ही लगा है, तभी तो जल्दी से निकल के आ रहा है। ओके, रीजन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच वी नॉट वेयर वी नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने अपनी बात भी कही कि वर्क फंक्शन का सर फॉर्मूला ये होता है और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टारगेट हमारा वर्क फंक्शन का ही था, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी आ गया और ये सारी बातें भी हो गई, रीजन भी सही हो गया, असर्शन भी सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे ए के साथ। यू गेटिंग माय पॉइंट्स? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अगले सेशन पे दौड़ भाग के हम पहुंच चुके हैं। तो क्या लिखा है, पढ़ा जाए। अगला सेशन लिखा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करता है सर, एकदम 100%। ये जो आप फोटॉन्स ऐसे छोटे 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 बंडल्स में बनाते हो इनको बोलते हो क्या भाई? इनको ही तो आप क्वांटा बोलते हो, क्वांटाइज्ड करके बोलते हो। क्वांटम थ्योरी भी तो यही बात करती है, क्वांटम थ्योरी इन्हीं सारी चीजों पे बात करती है कि कोई चीज जल्दी होनी चाहिए, एनर्जी स्प्रेड बहुत स्पीड से होना चाहिए, है ना। एनर्जी के जो बंडल्स है वो क्वांटाइज होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, और यही बात तो हमने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज की है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एसर्शन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात सही होगी। अब आ जाओ अपने रीजन पे, और अब रीजन मेरा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। The quantum theory explains the
पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स, particle like behaviors of photons including energy quantization and instantaneous energy transfer। क्या यही सारी चीजें हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमें सिखाई गई हैं? एनर्जी ट्रांसफर तुरंत होता है, ठीक है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फोटॉन्स एक बिहेवियर लेके चलते हैं जिसमें वो पार्टिकल शो करते हैं, पार्टिकल का बिहेवियर शो करते हैं, मोमेंटम कैरी करते हैं। तो जो बातें यहाँ पे लिखी हैं वही बातें वहां पे लिखी, यानी रीजन और असर्शन में दोनों चीजें सही हैं और दोनों ने एक्सप्लेन किया है, तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट सेशन को। क्लियर? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट सेशन? लिखा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टैंटेनियस। कह रहे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इंस्टैंटेनियस हो। थोड़ी देर पहले यही तो बात हुई थी, इंस्टैंटेनियस होने का मतलब जो टाइम लैग है वो 10⁻⁻8 सेकंड का है बस, यानी तुरंत हो गया। ओके, अब रीजन पे बात करते हैं, तो रीजन क्या कहना चाहता है इस पे आओ। रीजन कह रहा था एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूर्स इन नोटिसेबल टाइम डिले। कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर एनर्जी का होता है उस टाइम को, वो जो टाइमिंग है उसे हम नोटिस कर सकते हैं, मतलब एक ठीक ठाक टाइम हो सकता है। क्या ये बात सही है? या फिर ऐसा टाइम होता है कि हम नोटिस नहीं कर, 10⁻⁸ पलक भी झपकाने से कम, क्या नोटिस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसी कंडीशन में मेरा जो रीजन है वो रॉन्ग हो गया। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हमने कवर कर दिया है डुअल नेचर को, उनके रीजन असर्शन को, हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई किया, जो पॉसिबिलिटीज थी हमने वो क्वेश्चंस किए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही तो ऐसा मतलब ये भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप ऐसा समझो कि आपको चैप्टर्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, तो जहां जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी वो चैप्टर उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या बात मेरी समझ गए हैं आप? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी जोश के साथ। इस सीरीज को जल्दी से जल्द खत्म करें ताकि ताकि हम रिवीजन भी कर पाए। हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पर डे करना, रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारा डर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो टर्म आ रहा है, अगला जो चैप्टर आएगा वो पता है आपके ऑप्टिक्स से होने वाला है। तो दोनों ऑप्टिक्स के चैप्टर दमदार होते हैं, बेहतरीन होते हैं, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में।